कितने गांव विस्थापित हो रहे हैं वहाँ पे? अधिकृत रूप से तो उन्होंने लगभग 18-20 गांव की बात करी है, पर मेरा एक अनुमान है कि वो बिल्कुल सत्य नहीं। हमारे बीच के, हमारे समुदाय के या इस क्षेत्र के मतदाताओं की जो मूलभूत सुविधा है उनके बारे में जानने की जिज्ञासा जाहिर। नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा। कल मीटिंग थी धौलावड़ बांध में, रावटी के पास में धौलावड़ बांध है, वहाँ पर मीटिंग थी। और मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ के चुनाव जो प्रभारी है वो हमारे प्रतापगढ़ जिले के धरियावद विधानसभा के श्री थावरचंद जी डामोर साहब भी कल आए थे। और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब ने आम राय से आपका नाम लिया है। आज हम इनके साथ में बैठे हुए हैं। आपका नाम श्री बालू सिंह जी गामड़ है। आप पूर्व में मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और अभी 2023 वाला जो विधानसभा चुनाव था वो पेटलावद विधानसभा क्षेत्र से ये लड़े थे और 15,647 वोट इन्होंने हासिल करते पहली बार में। और नई पार्टी थी, उस पार्टी से 1-1.5 महीने 2 महीने पुराने पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े थे। और अभी उसी पार्टी के बैनर तले आप आधिकारिक रूप से आज प्रेस नोट जारी करके इनका नाम रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से सामने आया है। तो सर नमस्कार, सबसे पहले तो बधाई आपको बहुत बहुत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये बताएं कि आपने पहले सरकारी उसमें जॉब कर रहे थे, तो फिर राजनीति में आने का कैसे सोचा आपने? देखिए, मेरा तो राजनीति में आने का कहीं भी कोई प्लान भी नहीं था कि मैं राजनीति करूँगा। पर जो एक स्कूल और कॉलेज के दौरान जो आर्थिक परेशानी आती है और जो एक गरीब परिवार में किस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो आर्थिक स्थिति हमें आगे बढ़ने से रोक तो नहीं सकती पर बाधा जरूर आती है उसमें। तो मैंने क्या है, आर्थिक परेशानियां बहुत देखी है, गरीबी देखी है कि परिवार में कैसे क्या होता है वो मैंने देखा है। स्वास्थ्य को लेकर मैंने बहुत सारी चीज़ देखी है। एक घर की बात करें तो एक बाटल अगर ब्लड की मिल जाती तो हो सकता है मेरे मदर भी जीवित रहते हैं। अच्छा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमने ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण की जो परिस्थितियां हैं उसको मैंने देखा है। तो नौकरी लगने के बाद मेरे मन में शुरू से ही था कि हम लोग हमारे समुदाय, समाज या फिर अन्य जो भी समाज हो पढ़ना चाहे उसके लिए हम निःशुल्क या तो कोचिंग की व्यवस्थाएं करवाएं या किसी को फीस भरना हो, चाहे राशि कितनी भी, छूट ज़्यादा तो रहती नहीं है, तो हम किस टाइप से मदद करें। तो ये आइडिया हमारा एक जो मतलब सभी लोग हम शामिल थे उसमें। हमारे कई अच्छे वरिष्ठ अधिकारी भी है, कर्मचारी है, साथी लोग है। तो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर 2013-14 से जय संगठन के माध्यम से काम करना चालू करा था। और ये मान के चलिए कि उसके बाद 14-15 से ही हमने निःशुल्क कोचिंग संचालित करी मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर रतलाम में टेंटिया भील निःशुल्क कोचिंग क्लासेस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और 8वीं 10वीं 12वीं के लिए मैंने जब मैं वहाँ पे पदस्थ था जूनियर इंजीनियर के पद पर, तो वहाँ पे भी सभी साथियों के सहयोग से हमने कोचिंग चालू करी। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको ऐसा लगता था कि यार ये प्लानिंग मतलब ये क्या है। तो कहा हम लोग गलत काम कर रहे हो तो आप बताइए भाई, अगर हमारे माध्यम से किसी को अगर 1-2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था हो जाती है या हमारे एक कॉल से या कुछ वाहन के या कुछ जो भी हमसे बंद पड़े, अगर मान लो स्वास्थ्य की बात करें तो अगर हम कहीं भी अगर व्यवस्था दे पाते हैं या सहयोग कर पाते हैं तो बुराई कहाँ है। एक मानव जीवन का संरक्षण करना हमारी एक नैतिक जवाबदारी भी है मानव जीवन के नाते, है ना। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हमारे जो मूलभूत अधिकार है या हमारे अच्छाई और बुराई क्या है, हम एक बेहतर इंसान या इंसानियत को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे निर्माण कर पाएंगे। तो हमारा वही काम था। पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, मतलब हमारा जो संगठन है वो मजबूत होता चला गया और हमने अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ही काम कर रहे थे। इसी दौरान कई जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा मेरे बार ट्रांसफर करवाना ही मुख्य कारण रहा है। अच्छा। मेरे 13 साल की सर्विस में लगभग 18-19 ट्रांसफर है। अच्छा। और उसमें कहीं क्योंकि हमेशा आम पब्लिक ने मुझे चाहा और वो ट्रांसफर होने के बाद वो खुद फिर से उसी स्थान पर ले आते थे। तो बार प्रताड़ित होने के बाद मैंने सोचा कि चलो जिस कारण से हम परेशान हो रहे हैं अपन उसको त्याग दो और उसी और अग्रसर हो जाओ।
अच्छा अच्छा। अपना उद्देश्य तो है अपन शिक्षा स्वास्थ्य हो चाहे बेरोजगारी वाली बात हो या पलायन को कैसे रोकना है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर हम बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बहुत सारी पार्टियां पुराने जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, और जैसा आप बता रहे हैं जेएस में आपने 2013 से काम शुरू किया, फिर भारत आदिवासी पार्टी की किस विचारधारा से प्रभावित होकर के आप इसमें आए? देखिए हमारे समुदाय में सैकड़ों हजारों संगठन हैं, पर उनके उद्देश्य लगभग लगभग एक जैसे हैं, परेशानियां हमारी कॉमन है ना। तो भारत आदिवासी पार्टी जो है ये राजनीतिक पार्टी है। जेएस है वो एक सामाजिक संगठन है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सामाजिक संगठन ही रहे, उसको राजनीतिक रूप हम नहीं दें, है ना। तो प्रतिनिधित्व के लिए हमारे पास भारत आदिवासी पार्टी है, स्वतंत्र विचारधारा वाली है, और आप खुद जानते हो कि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली हमारी मतलब इस देश की कोई पार्टी उसको नहीं करती है। नहीं करते। यहाँ पर जो वोट देता है उसको अधिकार है कि आप आपका जो प्रतिनिधि है आप खुद चयन करिए उसका। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी पार्टियां तो हायर कमान के माध्यम से चलती है ना, वो जो डिसीजन लेंगे वो सर्वोपरि है, मान्य है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, जाजम पर सब बैठेंगे, सबके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, और जो लोकहित, समाज हित और राष्ट्र हित में जो सर्वोपरि है, जो बेहतर है, वैसे निर्णय लिए जाने का एक विकल्प है, तो एकमात्र भारत आदिवासी पार्टी के पास में है। हाँ। अभी जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं, अनिता नागर सिंह चौहान बीजेपी से हैं, फिर कांग्रेस से अगर जैसे पूर्व मंत्री और कई पुराने नेता, अनुभवी नेता भी है, कांतिलाल जी भूरिया का, उस बीच हम अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे अपने पास में आर्थिक सहयोग, क्योंकि ये पार्टी नहीं है, तो कैसे क्या मतलब कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए पार्टियां तो बहुत पुरानी है, पर अपन कांतिलाल जी भूरिया की बात करें तो उन्होंने लगभग उनका जीवन ही इसी में ऐसा कह सकते हैं। पर उन्होंने यहाँ के जो मुद्दे हैं रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर के लिए जो बेहतर हो पाए, वैसे कोई काम नहीं कर रहे, वो गिना भी नहीं पाएंगे। आप देखो ना यहाँ से मतलब कितना पलायन होता है तीनों ही जिलों से, सर्वाधिक कह सकते हैं हम लोग। साक्षरता दर में अगर बात करें तो सबसे कम हमारे जिले आते हैं, जो रतलाम मतलब ये झाबुआ और अलीराजपुर। तो इसका कारण कहीं उन्होंने अभी तक वो ढूंढ ही नहीं पाए है। बेरोजगारी दर देखे तो हमारे जिलों में सबसे ज्यादा है, पलायन हमारे यहीं से होता है। तो आप इतने बड़े जनप्रतिनिधि हो, आप मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता रह चुके हो, तो आपको कहीं कहीं उनको भी ये सोचना चाहिए था कि यार हम यहाँ के लिए पलायन रोकने के लिए रोजगार कैसे बढ़ाएं, युवाओं को साधने के लिए या उनकी बेरोजगारी दर को कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या स्थापित करें, कैसे यूनिटें स्थापित करें कि इन्वायरमेंटल को भी खतरा नहीं हो, जो मानव जीवन है उसको खतरा नहीं हो, और हम यहाँ रोजगार उपलब्ध करवाएं। तो वो यहाँ पर जो बेहतर हो सकता है हमारे एरिया में, ऐसे कोई उन्होंने कोई विकल्प नहीं दिया आज तक। तो इस पार्टी के अन्य समाज को हम यहाँ पर जैसे आप पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो उनकी हमारी पार्टी के प्रति क्या विचारधारा? देखिए मैंने एक मोटे तौर पे जो सोचा मतलब मैं फील्ड में गया हूँ और जो बातें सामने आई है, एक नाम के पीछे लोग नहीं है, उनको चाहिए काम। भारत आदिवासी पार्टी होने से सिर्फ आदिवासी लोगों की बात ही नहीं है, सर्वधर्म सर्व समाज की बात है। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे गांव का विकास हो, तहसील का विकास हो, जिले का विकास हो, है ना। और हम उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हर कोई चाहता है, व्यापारी साथी चाहते हैं कि हमारे आसपास में हम अच्छे से बेहतर व्यापार करें और उन छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उसमें काम दें। और हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर काम धंधे चालू हो। और रही बात सिर्फ पार्टी के नाम की, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ आदिवासियों की पार्टी, ऐसा नहीं है। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र में आप पेटलावद क्षेत्र में आप लड़े, आपका एरिया सीमित रहता है, ये बड़ा एरिया है, तो वहाँ के मतलब हर व्यक्ति तक पहुँचने के लिए क्या रणनीति है? देखिए रतलाम में तो लगभग मैं पूरे जिले में रहा हूँ और बिल्कुल उनके घरों तक मेरी अच्छी पहचान है। और झाबुआ में भी कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले तीनों ही जिलों में हमने प्रत्याशी उतारे थे और वर्तमान में हमारे विधायक भी है भारत आदिवासी पार्टी से। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हर
गांव में चेहरा पहुंचाने में कोई चुनौती है। पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका आप श्री बालू सिंह गामड़ सांसद बनते हैं, तो यहाँ के लिए स्पेशल क्या करेंगे? आपका विजन क्या रहेगा काम करने का? देखिए, हम लोग एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, उसके समर्थन में भी है। पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर विस्थापन वाली परेशानियां भी आने वाली है। उसका कारण है एयरलेन का कॉरिडोर जो निकला है, वो हमारे तीनों जिलों में से निकला है। तो आसपास के जितने गांव हैं उनको विस्थापित होना करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल यहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे। उद्योग धंधे तो लगे, कौन से लगे? जो छोटे हो, स्थानीय हमारे ग्रामीण जन के जो लोग हैं उनको रोजगार दे पाए। बड़े उद्योग ऐसे नहीं चाहिए कि हमारे गांव के गांव विस्थापित हो, है ना। और हमारा जो एनवायरमेंटल है, हमारी जो प्रकृति है, उसको नुकसान हो, हम ये नहीं चाहते। आपने सुना होगा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत रावटी के पास में तलावड़ा, है ना, तलावड़ा गांव है, मतलब दोनों सीमाओं से माही नदी पर बहुत बड़ा डैम बनने वाला है, लगभग 1600 करोड़ का। तो उसमें बातें ये कही गई है कि 650 गांवों को हमें पानी देना, पेयजल योजना। तो मेरा ये कहना है कि आप आलोट तक की बात करते हो तो वहां भी कितनी नदियां हैं। आप छोटे छोटे डैम बनाइए ना, वहां पर जल जीवन मतलब जल रहेगा तो उनका आसपास के जो लोग हैं, किसान साथी है, उनकी बेहतर लाइफ होगी। सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा और पीने के लिए भी मिलेगा। आप इतना बड़ा डैम क्यों बना रहे हो कि लोगों को विस्थापित करना पड़े? कितने गांव विस्थापित हो रहे हैं वहाँ पे? अधिकृत रूप से उन्होंने लगभग 18-20 गांव की बात करी है, पर मेरा एक अनुमान है कि वो बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है तो कई सैकड़ों गांव विस्थापित हो सकते हैं, हजारों ये हेक्टेयर जमीन प्रभावित हो सकती है, सैकड़ों परिवार, हजारों परिवार प्रभावित हो सकते हैं, जिससे कि हमारे जन जीवन को मतलब अस्त व्यस्तता रहेगी, वो ठीक नहीं है। तो उनके तो टेंडर वगैरह भी हो गए, सब बता रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट का करीब करीब मतलब फाइनलाइज होने वाला है, तो फिर उसके लिए कैसे करेंगे अपन? देखिए, ये एक आम जन जो है, जनता यहाँ की इतनी मूर्ख भी नहीं है। भाई हम लोग चाहते हैं आप पानी पिलाओ ना, कौन मना कर रहा है, हम तो खुद साथ में। पर डैम इतने बना, छोटे पानी के साथ मतलब बोलते हैं ना, अपना हमारी अपनी भाषा में कहावत है कि पानी बेड़ा पानी हो जाना चाहिए। 12 महीने पानी रहे, बरसात का पानी है ना, बरसात का पानी बरसात में फिर से उसमें मिल जाए, बस इतना पानी चाहिए, जिससे आप छोटी छोटी परियोजनाएं लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक नदी से दूसरी नदी को लिंक करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर गांव के गांव स्थापित करना पड़े, ये सरासर हमारे समाज कहे या हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, पर पलायन तो पलायन है, विस्थापन तो विस्थापन है। पलायन एक अलग बात होगी, विस्थापित होना पड़ेगा। यानी कि गांव के गांव अगर यहाँ से उठा के नगर बोलते हैं कि 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ कई हमारी यादें हैं, मरण हुआ है, अगर सारी चीजें छोड़ के हम नई जगह बसते हैं, तो आप सोच सकते हो कि हम कुल मिला के ना एक नई जो दुनिया रहती है उसमें आने जैसा महसूस करते हैं। बिल्कुल सही, जो ठीक नहीं है। बीजेपी की एक नीति चल रही है, सब बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और एक मैंने 2-3 दिनों से पहले भी उधर सवाल किया आप सभी के, एक अनंत हेगड़े जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री था, उनका एक ना, अगर 400 सीटें हमारी जो अचीव करने के पीछे एक मेन उद्देश्य है कि हम आरक्षण खत्म करने के ऊपर बात करेंगे, तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए, अब की बार 400 पार, ये तो झूठी बातें हैं। आपने देखा होगा कि जो संविधान की जो हम लोग आत्मा कहते हैं, है ना, उस आत्मा को ही मारने का काम कर रहे हैं। संवैधानिक दायरे में रहकर जो चीजें होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। एक संविधान ही ऐसा हमारे पास है जो हम अगर उसकी सुरक्षा संरक्षण नहीं कर पाए तो ये देश इधर भीतर हो जाएगा। संविधान के कारण हम धर्म निरपेक्ष हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं। एक बगीचे में कितने ही तरह के फूल होते हैं, पौधे होते हैं, तो वो जो बगीचा है वो एक किसी के कारण नहीं है, उसमें अनेकता में एकता है, मतलब उसके कारण है वो एक बगीचा कहलाता है। सब पेड़ों के है ना। तो संविधान हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति भी है तो उसको बांधे हुए है। बिल्कुल।
हमारी खूबसूरती संविधान के कारण है। विदेशों में एक संविधान, ये हमारे इतना अच्छा संविधान है कि विदेश वाले चाहते हैं कि भारत का संविधान सर्वोपरि संविधान है, ऐसा हम कह सकते हैं और है। और संविधान को बदलने की बात तो ये जो सोच रहे वो ठीक नहीं है। भाई ये सोचना पड़ेगा कि संविधान के कारण हम लोग एक हुए हैं और ये सारी चीजें उसमें समाहित है। अगर आप बदल दोगे तो फिर देश देश नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सही। जात पात अलग अलग, बहुत सारी हिंसाएं व्यक्तियों में अलग हो जाएगा, संगठन में अलग, जाति में बढ़ जाएंगे। तो फिर हम धर्म निरपेक्षता वाली बात करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अनेकता में एकता नहीं हो पाएगी, है ना। तो राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि, वो चीजें नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि तभी होगा जब सभी सामूहिक रूप से रहेंगे, चाहे एक उसमें जीव जंतु क्यों नहीं हुए, मानव जीवन तो है ही है। सभी हम एक रहेंगे तो ही तो हमारा राष्ट्र एक बिल्कुल सशक्त रहेगा। बिल्कुल सही। तो आपका यहाँ पे इस एरिया में निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं, मतलब किससे मुकाबला, दोनों पार्टियों से या कांग्रेस से या बीजेपी से? देखिए, निकटतम प्रतिद्वंदी क्या कहें, आज तो दोनों पार्टियों में चल रहा है कि एक को उठाओ, या तो अच्छे से बात करो, आजा भाई, आ जाता तो ठीक, नहीं तो पुलिस पीछे, ईडी है, सीबीआई है, जो भी कहे XYZ। तो ये चीजें तो चल रही है। मतलब क्या है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या है ये तो, है ना। अभी अरविंद केजरीवाल जी को, हाँ, अभी क्या है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बेहतर जो चीजें चल रही है, उनको तो कैप्चर किए जा रहे हैं किसी भी बहाने से। मतलब तानाशाही शासन चल रहा ना। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर बोलना चाहिए कि इनसे हमें टक्कर मिलेगी, क्या है। हमारे युवा साथी और जो सभी मतदातागण वो समझदार हैं, इतना तो समझते हैं कि नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। और मुझे लगता है 100% विश्वास है कि वो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ेंगे। तो अंत में आपके हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ का आपके विजन को लेकर के दर्शकों को मैसेज। मेरा हमारे संसदीय क्षेत्र रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर के जितने सम्मानित मतदातागण हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि आप भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करें। हम लोग आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जो हमसे बन पड़ेगा, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। आपके हर वर्ग को हम साथ में लेकर चलने के लिए तैयार हैं। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा दर्शकों देखा आपने, ये थे बालू सिंह कामड़। इन्होंने बताया अपने पार्टी का जो काम ये करने वाले हैं और किस किस तरह से इस एरिया में क्या क्या परेशानी है, उन परेशानियों को लेकर के ये सामाजिक जो ये संगठन है उस संगठन में काम करते करते फिर ये, क्योंकि JS एक सामाजिक संगठन है, जैसा इन्होंने बताया। फिर भारत आदिवासी पार्टी क्या एक राजनीतिक पार्टी है, तो उसके बैनर तले चुनाव लड़के दोनों JS और ये दोनों मिलकर के इस क्षेत्र में सभी समाजों के लिए काम करेगा। अभी हमारे साथ में तो भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ में सचिन जी बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सचिन जी, सबसे पहले तो आपको, आपके इस एरिया को, बालू सिंह जी कामड़ जी को और आपको दोनों को बधाई। आप जैसे ये चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया, आप अपनी तरफ से और जैसे, क्योंकि आप फील्ड में भी रहते हैं, आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर मूलभूत कमियाँ क्या लगती है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के आज हमारे बीच के, हमारे समुदाय के या इस क्षेत्र के मतदाताओं की जो मूलभूत सुविधा है उनके बारे में जानने की जिज्ञासा जाहिर की। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर लगातार देखा जाए 70-75 वर्षों से जो राजनीतिक हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आज यह जो ट्राइबल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र में यहाँ के मतदाताओं को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह दोनों ही पार्टियों ने आज दिन तक नहीं दी है। उस कारण जब पढ़ा लिखा युवा समझदार बना है और इन क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं, उनके अधिकार है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना सीखा है, तब जाके राजनीतिक वार होते हैं, चाहे उन्हें नक्सली किया जाता है, चाहे उन्हें अन्य तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे बीच में सामाजिक जाजम के बाद आदिवासी परिवार के माध्यम से जो नई पार्टी आई है, भारत आदिवासी पार्टी, उसका विज़न क्लियर है।
मेन विज़न है, हमारा भील प्रदेश का उद्देश्य है, हमारा सपना है और हमारा ख्वाब है और हम इसे पूरा करेंगे। आने वाले समय में इस क्षेत्र, हम झाबुआ रतलाम लोकसभा की ही बात नहीं करते, हम आने वाले समय में जो भील प्रदेश के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में जो मूलभूत सुविधा हमारे समुदाय को मिलनी चाहिए उन्हें दिला कर रहेंगे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भी यही है और हम चाहते हैं कि मानव जीवन बचे। हम ना जात, ना पात, ना भेदभाव कुछ भी नहीं करना चाहते। हम उन लोगों को भी लाना चाहते हैं जो अन्य वर्ग में भी शोषण के शिकार हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, पार्टी के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से उनका जो शोषण हो रहा है, वो मानव जीवन को समझकर एक दूसरे के हाथ से हाथ बंद कर आगे बढ़ने की कोशिश करें और उन्हीं के लिए हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। निवेश को लेकर के जैसा अभी गामड़ साहब ने बताया कि ये तलावड़ा में बन रहा है और यहाँ से पलायन भी बहुत सारा हो रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो निवेश क्षेत्र होते हैं, हम यह नहीं कहते कि निवेश क्षेत्र नहीं लगने चाहिए, लेकिन उन निवेश क्षेत्रों के लिए जिस इलाके के लोगों को विस्थापन झेलना पड़ता है, सबसे पहले वहाँ के लोगों से रूबरू होकर चर्चा की जाए और उसका एक अच्छा समाधान निकाला जाए। अन्यथा आपने देखा होगा कि केवड़िया में कितने ही गांव गए हैं, गुजरात के अंदर बना है। हम हमारे देश की प्रगति चाहते हैं, देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, लेकिन इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपने 8 लाइन निकाल दिया। धीरे धीरे आप वहाँ पर निवेश क्षेत्र ला रहे हो, धीरे धीरे बड़े डैम ला रहे हो, तो जो बेचारा गरीब वर्ग है, जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, उसको आप कैसे कहोगे? आप एक तरफ कहते हैं समान कानून लागू करना है, तो ये कौन सा समानता का भाव दिख रहा है? कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र है कि आदिवासियों के साथ उन्हें धीरे धीरे ज़मीन से बेदखली किया जाए और आने वाले समय में उनके पास जब ज़मीन नहीं बचेगी तो वह एक तरह से निर्जीव हो जाएगा और उस निर्जीवता को हम होने नहीं देंगे। इसीलिए यह भारत आदिवासी पार्टी बनी है। तो आपको क्या लगता है कि हम जैसे अभी चुनाव जीतते हैं तो ये 5वीं अनुसूची लागू कर पाएंगे? बिल्कुल 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे राजनेताओं को लागू करना चाहिए, विधानसभा लोकसभा में बोलना चाहिए। वहाँ पर ये लोग गूंगे बेरे टाइप पार्टियों के पट्टे बांध कर बोलते नहीं है। इसीलिए हमारा जो विज़न है, आज हमारे मध्य प्रदेश से कमलेश्वर जी डोडियार ने भील प्रदेश को लेके मांग रखी, बहुत सारे मुद्दों को मांग रखी। उसके बाद हमारे राजस्थान के तीनों विधायक राजकुमार जी रोध और भी अन्य विधायक हैं हमारे, वह सारे लोग हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। चाहे हमारे समुदाय के लोग हमारे साथ हो ना हो, लेकिन हमने प्रण ले रखा है कि एक दिन ये मुट्ठी हम बांध के रहेंगे, चाहे इसे मतलब खुलने नहीं देंगे। आज हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम 5 उंगलियां एक जैसी करेंगे। ये हमारा संकल्प है और आने वाले समय में हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के युवाओं को, यहाँ की जनता को संदेश? आपके चैनल के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि लोकसभा में इस बार इंजीनियर बालू सिंह जी गामड़ को सपोर्ट कीजिए। 70-75 साल में आपने कांग्रेस का भी राज देखा है, बीजेपी का भी राज देखा है। आपके बीच में एक नई पार्टी आई है जो मानव जीवन को जिंदा रखने के लिए, मानवता को अच्छा परिचय देने के लिए आप हमारे से जुड़िए और आदिवासी शब्द पर ना जाइए, क्योंकि हमारा जो विज़न है वो हमारे समुदाय को सबसे पहले संगठित करना है, उसके बाद मानव जीवन को बचाना है। तो इसलिए आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस पार्टी का समर्थन करें और लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इंजीनियर बालू सिंह जी का भारी मतों से यहाँ पर विजय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। ये थे सचिन जी ने भी बताया कि हम यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक कास्ट का नहीं, हम सभी समाजों के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपका कीमती समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू सो मच।